हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और बहुत मज़े में हूं। और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्नैपशॉट्स बुक की लास्ट पोम की समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। ये जो पोम है स्टार्ट कैसे होती है? द पोम बिगिन्स विद अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द किंग। सबसे पहले जो पोम स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है? किंग के डिस्क्रिप्शन से। हम आपको एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि किस बारे में पोम है। ये जो पोम है बेसिकली एक कंट्री के बारे में है जहाँ पर किंग है, और जो किंग है वो काफ़ी प्लेसेड एंड जस्ट है, यानी हमेशा काम रहते हैं और हमेशा जस्टिस करते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे एक आर्क बनवाना है, यानी कि एक बड़ा सा दरवाज़ा बनवाना है, जिसके लिए मुझे और उन्होंने ऑर्डर दिया किसको? चीफ ऑफ बिल्डर्स को ऑर्डर दिया। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स ने ये आर्क बनाया तो सही, उनके ऑर्डर को पूरे करके, लेकिन जो आर्क है वो बहुत शॉर्ट हाइटेड बन गया, यानी कि उसकी हाइट कम थी, जिस वजह से जब किंग एक बार पास हुए उस आर्क के नीचे से तो उनका जो क्राउन, जो मुकुट था, वो टकरा के नीचे गिर गया और किंग हो गए बहुत गुस्सा। उन्हें लगने लगा ये उनकी डिसग्रेस हो गई है, डिसरिस्पेक्ट हो गई है, और इस वजह से उन्होंने ऑर्डर दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को हैंग कर दिया जाएगा, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा एज अ पनिशमेंट। बट यहाँ पे अब वो स्टार्ट हो जाता है एक ब्लेम गेम, यानी हर इंसान एक दूसरे पे अलग अलग इल्ज़ाम लगा रहा था। जो चीफ ऑफ बिल्डर्स थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नहीं हमारी गलती नहीं, वर्कर्स की गलती है। वर्कर्स ने ब्लेम किया कि नहीं मेसन्स की गलती है। मेसन्स यानी वो लोग जो ब्रिक्स बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स थे वो गलत साइज़ के बन गए हैं। फिर जो मेसन्स हैं उन्होंने किसको ब्लेम किया? आर्किटेक्ट को, यानी जिसने प्लान बनाया था पूरे आर्क को बनाने का। एंड फाइनली किसी तरह से कुछ बोल के जो किंग है, जो आर्किटेक्ट है, उसने फाइनली ब्लेम कर दिया किंग पे। तो अल्टीमेटली जो ब्लेम आ गया था वो किंग पे आ गया था, जिसकी वजह से किंग की डेथ हो गई थी। एंड अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। So the poem begins with a description about king who ordered an ark to be built. तो उसने ऑर्डर दिया था कि एक आर्क बनाया जाएगा, यानी कि एक दरवाज़ा बनाया जाएगा। When he wrote down that ark, it hit his head and his crown fell down. और फिर जब किंग उस आर्क, इस तरीके के एक बड़े से दरवाजे से जब निकले, एक्चुअली दरवाज़ा बड़ा सा होना चाहिए था जो कि थोड़ा शॉर्ट, लो हाइट का बन गया था। तो जब किंग इस छोटे से दरवाजे में से निकले तो जो उनका क्राउन है, जो मुकुट है, वो फेल डाउन, यानी ज़मीन पे आके गिर गया। इट वॉज बिकॉज इट वॉज बिल्ट टू लो, बहुत कम हाइट का बनाया था आर्क। द किंग थॉट इट वॉज डिसऑनरेबल एंड दस कमांडेड द चीफ ऑफ बिल्डर्स टू बी हैंग्ड। तो किंग को लगा डिसऑनरेबल है, यानी उनकी इसमें डिसरिस्पेक्ट हो गई है, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि चीफ ऑफ बिल्डर्स को क्या कर दिया जाएगा? हैंग, यानी कि फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा सजा के तौर पे। The chief of builders put the blame on the workmen who turn blame the bricks. तो chief of builders ने blame किया कि workers की गलती है, क्योंकि workers ने बनाया है, and workers डर गए और उन्होंने किसको blame कर दिया? bricks पे। उन्होंने बोला कि हमें जो masons है, वो person जिसने bricks बनाई है उसने wrong size की, गलत size की bricks बनाई है, इसलिए आर्क गलत बन गया। अगर हमें सही size की bricks मिली होती तो आर्क भी सही size का बनता। The king orders for the execution of the mason who put the blame on the architect. अब किंग ने बोला कि भाई मेसन्स को बुला, उनको लगाएंगे, उनको हम पनिश करेंगे, हैंग करेंगे डेथ पे। तो उन्होंने किस पे ब्लेम किया? उन्होंने ब्लेम किया आर्किटेक्ट पे। आर्किटेक्ट वो पर्सन होता है जिसने पूरी प्लान करा होता है, पूरा मैप और पूरा नक्शा बनाया होता है किस तरीके से कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो उसी ने आर्क बनाया था, तो आर्किटेक्ट पे क्या हो गया? उस पर ब्लेम आ गया। The architect is brought to the royal court and indirectly blames the king for the wrongly constructed ark. अब आर्किटेक्ट को बुलाया गया कि आओ भाई तुम आओ, तुम्हें अब हैंग करेंगे, पनिश करेंगे हम। तो आर्किटेक्ट ने किंग से बोला कि किंग आप एक चीज़ भूल रहे हैं, जब मैं पूरा आर्क का प्लान लेके आपके पास आया था तो आपने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, यानी कुछ चेंजेस किए थे आर्क को और इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसा आपने मुझे बताया मैंने उस तरीके से चीफ ऑफ बिल्डर्स को बताया एंड उन्होंने बनाया। तो बेसिकली अब ब्लेम किस पे आ गया है? फाइनल ब्लेम खुद किंग पे आ गया, क्योंकि किंग ने ही प्लान में कुछ चेंजेस करे थे जब आर्क बन रहा था। The placid king now grows angry and demands for the wisest man in the country to be brought to the royal court. अब किंग ने जब ये बात सुनी कि फाइनली ब्लेम किंग के ऊपर खुद आ गया है, तो किंग बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस पूरी कंट्री का जो सबसे वाइजेस्ट मैन है, यानी जो सबसे समझदार इंसान है, उसे मेरे सामने लाके पेश किया जाए, क्योंकि मुझे अब कुछ एडवाइस की ज़रूरत है। क्योंकि अब किंग कैसे खुद को फांसी पे चढ़ाए, तो उसने बोला कि आप तो किसी वाइजेस्ट पर्सन को लेकर आओ जो मुझे इस चीज़ पे सजेशन दे पाए कि मुझे कैसे इसमें बिहेव करना है, कैसे मुझे इसमें डिसीजन लेना है सिचुएशन में।
दे ब्रॉट द वाइजेस्ट मैन हु वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट ईदर सी और वॉक। अब आप देखिए कि लोग कैसा वाइजेस्ट मैन लेके आए। वाइजेस्ट यानी जो समझदार इंसान है। तो कुछ लोग किसको पकड़ के लाए? इस पूरी कंट्री का सबसे ओल्ड मैन, जो ना तो चल सकता था ना तो देख सकता था, उसे दिखाई भी नहीं देता था, तो उसको लेके आ गए। तो अकॉर्डिंग टू हिम द आर्क मस्ट बी हैंग्ड। तो उसको वाइजेस्ट मैन क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि भाई ये ओल्ड है, इसने बहुत दुनिया देखी है, बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो भाई इसको ले आते हैं। अब उस महाशय, उस ओल्ड मैन के एक्सपीरियंस आप देखिए भाई, वो कहता है आर्क ने ही टक्कर मारी ना भाई किंग के क्राउन को, तो आर्क की गलती है। आर्क यानी वो जो दरवाजा है, जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको हैंग करो, उसको आप पनिश करो। अब बताइए, ये वाइजेस्ट मैन हुआ? आप बताइए। When the ark is supposed to be executed, one of the ministers argued that it would be a shame to punish something that had touched their mighty king's head. तो अब फाइनली फंदा लेके आया गया, नूज लेके आया गया, और वो आर्क को जब हैंग कर रहे थे, यानी आर्क को जब फांसी दे रहे थे, तो फाइनली जो किंग के अंडर कुछ मिनिस्टर्स काम करते हैं, उनमें से एक मिनिस्टर ने बोला कि ये कितनी शेम की बात है कि हम एक आर्क को पनिश कर रहे हैं जिसने आपके हेड को टच किया। हाउ इज दैट पॉसिबल कि हम एक नॉन लिविंग थिंग को हैंग करें, उसको हम कैसे पनिश कर सकते हैं? एवरीवन अलॉन्ग विद द किंग अग्री। तो किंग ने और बाकी सब ने इस चीज़ पे अग्री किया, यानी हामी भरी, हाँ बोला कि अरे हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। द क्राउड ग्रू रेस्टलेस एंड द किंग प्रॉमिस देम अ हैंगिंग। अब जो जितनी भी कंट्री के लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, और जो क्राउड था वो रेस्टलेस हो रहा था, यानी कि अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था, एंड दे वांटेड कि क्रिमिनल सामने आए और उसको हैंग किया जाए। तो बेसिकली क्राउड को कोई ना कोई एक पर्सन चाहिए था जिसको उसी वक्त इमीडिएटली वहाँ पे हैंग किया जाए, और किंग ने उन लोगों को इस चीज़ की प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है अभी हम एक इंसान को हैंग करेंगे, डजेंट मैटर उसकी गलती है नहीं है क्या है, बट एक इंसान तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हैंग करेंगे क्योंकि क्राउड चाहता है। अब आप सोचिए, देयरफॉर अ नूज वाज सेट अप एंड वन टू फिट वुड बी हैंग। तो एक नूज बनाया गया, यानी कि एक फंदा वहाँ पे सेटअप करा गया, फांसी का फंदा, और ये डिसाइड किया कि जो भी जिसका भी नेक, जिसका भी गला उस नूज तक फिट हो जाएगा, क्योंकि वो जो नूज था ना बहुत हाइट पे लगाया गया था, तो बोला एक एक करके हर इंसान आओ जिसका भी गला फाइनली उस फांसी के फंदे तक, उस नूज तक जिसका भी फंदा गले तक आ जाएगा, उस पर्सन को हैंग कर देंगे। अब उसकी गलती है नहीं है वो बात की बात है, हैंग तो किसी एक को इस वक्त हम करेंगे। All were measured one by one, but the only one to fit was the king. अब एक एक इंसान को लाके मेजर करा गया कि किसके नेक पे वो नूज, वो फंदा फिट हो रहा है, एंड किसी का भी फिट नहीं हुआ, सिर्फ एक इंसान का फिट हुआ, वो खुद था किंग। The ministers took a sigh of relief upon finding someone to execute. अब आप सोचिए कि किंग को वहां पे लगाया गया और किंग को फांसी की सजा दी गई, फाइनली किंग की डेथ हो गई। और जो उसके अंदर मिनिस्टर्स काम करते हैं, आप सोचिए कि वो कितने ज़्यादा सेल्फिश थे और कितने बेवकूफ़ थे। कहते हैं ओके चलो भाई फाइनली कोई हमें मिल तो गया जिसको नूज पे लगाया जाए और जिसको हैंग करा जाए, जिसको फांसी दी जाए। तो आप सोचिए कितने स्टूपिड लोग हैं कि अपनी कंट्री के किंग को ही उन्होंने फांसी दे दी, और किंग खुद चढ़ भी गया कि हाँ भाई मुझे फांसी दे दो। Thus, as a result of the customary choice, the next to pass the city gate would choose the new king. तो अब किंग की तो डेथ हो गई, किंग को तो हैंग कर दिया, तो फाइनली ये डिसाइड करा गया कि सिटी का जो गेट है, जो उनका नॉर्मली एक सिटी का गेट है उनकी पैलेस में, उनकी कंट्री में आने का, ये डिसाइड किया मिनिस्टर्स ने कि जो भी इस गेट को पहला इंसान पास करेगा उसको हम रोकेंगे और उससे पूछेंगे कि तुम बताओ अब हमारा न्यू किंग कौन बनेगा। The next to pass it was an idiot who wanted a melon to be their king. अब जो पहला इंसान जिसने इस गेट को पास किया वो एक इडियट था। इडियट यानी बेवकूफ़ इंसान था, और जब वो निकला और उसको गार्ड्स ने रोक के पूछा कि तुम बताओ कौन बनेगा हमारा न्यू किंग, तो वो कहता है अब मेलिन। मेलिन यानी कि जिसको हिंदी में हम खरबूजा कहते हैं, जो कि एक फ्रूट है। इंसान और एनिमल तो छोड़ो, एक नॉन लिविंग थिंग है ये। उसने बोला मेलिन बनेगा, और उसने क्यों बोला? क्योंकि मेलिन उसका फेवरेट फ्रूट था और ये उसका स्टैंडर्ड आंसर हुआ करता था। जब भी उस इंसान से कोई क्वेश्चन पूछता था तो उसका आंसर वो मेलिन ही देता था, क्योंकि मेलिन उसका फेवरेट फ्रूट था। तो इस क्वेश्चन पर भी जब उससे पूछा गया कि तुम बताओ कौन बनेगा हमारा न्यू किंग, उस पर भी उसने यही बोला कि मेलिन। तो फाइनली उन्होंने अपना जो नया किंग है, कंट्री के लोगों ने एक मेलिन को बना दिया। द मेलिन वॉज गिवन द क्राउन विद ड्यू सेरेमनी एंड द टाउन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो फाइनली मेलिन को बढ़िया क्राउन वगैरह पहना के एक सेरेमनी, एक फंक्शन किया जिससे उसको किंग बनाया, और थ्रोन यानी किंग के सिंहासन पे उसको बिठाया गया। एंड
उसके बाद जितने भी टाउन के लोग थे बहुत हैप्पीली रहे, उसके बाद बहुत खुश रहे, लोग वहाँ के खुश थे कि चलो मेलिन एक खरबूजा जो है वो हमारा किंग है, विदाउट एनी इंटरप्शन और इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टाउन के लोग हैं वो भी खुश थे, क्योंकि उनको उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, दखल अंदाजी करने के लिए कोई नहीं था। क्योंकि किंग होता तो वो इंटरफेयर करता, लेकिन यहाँ पे कौन था? मेलिन, एक फ्रूट था जो कि इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, एक नॉन लिविंग चीज़ थी। तो यहाँ पे लेजेस ऑफ फेयर नाम का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी कि लेजेस ऑफ फेयर यानी वो कॉन्सेप्ट जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, लोगों को जो करना है, जैसा करना है, अपना जैसा बिजनेस करना है कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहाँ बताया जाता है कि लेजेस ऑफ फेयर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से वेल स्टैब्लिश्ड है इनकी कंट्री में, क्योंकि लोगों को जो करना है वो करते हैं और उनको किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि मेलिन बीइंग अ किंग कभी आके उनको इंटरफेयर तो करेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ह्यूमरस या हंसी मजाक वाली पोम होती है खत्म। Now let's discuss some important question and answers related to the poem. The first question is, what impression would you form of a state where the king was just and placid? तो बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी एक स्टेट जिसका किंग जस्ट एंड प्लेसेड है, यानी जो जस्टिस करता है, जो हमेशा न्याय करता है और हमेशा प्लेसेड रहता है, यानी कि हमेशा काम एंड कूल रहता है, उस जगह का आपको क्या इंप्रेशन मिलता है? आप क्या फील करते हो ऐसी जगह को देख के जहाँ पे ऐसा किंग है? तो आंसर है, being just means to treat everyone equally and to be fair in one's dealings without being placid. तो वो कह रहे हैं कि जस्ट का मतलब ये होता है कि आप हर इंसान के साथ फेयर हो, यानी हर इंसान को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, किसी को ऊपर नीचा नहीं मान रहे हो, सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो। और प्लेसिड का मतलब होता है पोर्ट्रेइंग अ काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर एंड नॉट लूजिंग वंस कूल इजीली। और प्लेसिड का मतलब ये होता है कि आप हमेशा काम रहते हो, बहुत कूल रहते हो और अपना कंट्रोल अपने ऊपर से नहीं खोते, यानी हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होते हो। अ स्टेट ऑफ मोनार्क रूल्ड बाय जस्ट एंड प्लेसिड किंग मस्ट ऑफर अ सेफ प्लेस टू हिज पीपल। तो कह रहे हैं कि ये जो जगह है वहाँ पे मोनार्क है, मोनार्क यानी यहाँ पे कोई बड़ी सी गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ एक पर्सन यहाँ रूल करता है, वो होता है उनका किंग। तो कह रहे हैं और वो जो किंग है अगर जस्ट है और प्लेसेड है, यानी न्याय करता है और हमेशा काम रहता है, वो जगह हमेशा सेफ प्लेस है लोगों के रहने के लिए, क्योंकि वो किंग खुद बहुत जस्टिस कर रहा है, तो लोगों के लिए ऑब्वियसली वो जगह सेफ होगी रहने के लिए। द पीपल वुड हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन देयर किंग, और लोगों का कंप्लीट कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होगा अपने किंग में कि किंग जो हमारे लिए करेगा वो बिल्कुल सही करेगा हमारे लिए। देयर वुड बी इक्वालिटी एंड नो वन वुड बी लुक्ड एट विद द सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, और पूरे जो स्टेट है वहाँ पे इक्वालिटी होगी, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और कोई इन्फीरियोरिटी नहीं होगी, यानी कि किसी को गंदा या किसी को छोटी जात का, किसी को निचली जात का नहीं माना जाएगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पीपल ऑफ द स्टेट वुड बी हैप्पी, नो वन वुड बी गो टू बेड एम्प्टी स्टमक, और पूरी स्टेट के लोग होंगे वो खुश होंगे और कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा, क्योंकि ऑलवेज किंग वहाँ पे रहेगा सबकी हेल्प करने के लिए, सबको इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। Therefore, a just and placid king would ensure quality of living for all. और इसीलिए अगर किसी स्टेट में कोई जस्ट एंड प्लेसिड किंग है तो वो सबके लिए क्वालिटी ऑफ लिविंग इंश्योर करेगा, वो ये मेक श्योर करेगा कि उसके प्रजा के और उसकी कंट्री के सारे लोगों को गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, सब अच्छे से रहें और सब इक्वली रहें। सेकेंड क्वेश्चन, सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंसेस इन द पोम विच हाईलाइट ह्यूमर एंड आयरनी। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको कुछ इंस्टेंसेस, कुछ ऐसी लाइंस बतानी है पोम में से जो दर्शाती है ह्यूमर और आयरनी। ह्यूमर मतलब हंसी मजाक या कोई जोक वाली बात जहाँ पे हमें हंसी आ जाए वो, और आयरनी यानी हिंदी में उसे कहते हैं विडम्बना, यानी कि कोई ऐसी बात जो एक साथ लिखी और ऑपोजिट हो। सबसे पहले हम ह्यूमर देखते हैं जो हंसी मजाक वाली बात है। तो हंसी मजाक वाली बात में पहला ह्यूमर की बात यह है, हु इज टू बी किंग डिसाइड अब मेलिन द इडियट रिप्लाइड। तो हमें यहाँ पे बड़ी हंसी आती है कि जब उस इडियट से पूछा गया कि कौन बनेगा हमारा न्यू किंग, डिसाइड करो, और वो कह देता है अब मेलिन। तो यहाँ पे हमें हंसी आती है कि एक मेलिन जो कि एक खरबूजा होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है, वो अब किंग बनेगा। सेकेंड बात जहाँ पे हमें हंसी आती है वो है, यू आर नाउ आर किंग द मिनिस्टर सेड क्राउनिंग अ मेलिन। अब जितने सारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक मेलिन को क्राउन करते हुए, उसको ताज पहनाते हुए कहा कि आप हमारे किंग, और बड़ी रिस्पेक्टफुली उसको थ्रोन पे, सिंहासन पे जाके बिठा के, एक नॉन लिविंग थिंग को। तो ये भी बड़ी हंसी मजाक ह्यूमरस बात थी। अब आ जाते हैं आयरनी पे। आयरनी यानी विडंबना। पहली चीज, अ फ्राउन अपीयर्ड अपॉन हिज प्लेसेड फेस। अब
दो चीज़ें जो एक ही सेंटेंस में लिखी हुई हैं और जिनका ऑपोजिट मीनिंग हो रहा है उसे हम आयरनी कहते हैं। तो फ्राउन क्या होता है? फ्राउन यानी जब आप गंदी सी शक्ल बनाते हो ऐसे आईब्रोज ऐसे करके और गुस्सा आता है आपके फेस पे और आपको जब कोई चीज़ नहीं पसंद आती तब आप ये फ्राउन नाम का फेशियल एक्सप्रेशन अपने फेस पे बनाते हो। तो जब ये बात आती है कि एक फ्राउन आप आ गया था ऑन हिज प्लेसेड फेस, हिज कौन? किंग, किंग की बात हो रही है कि जब किंग के प्लेसेड फेस पे फ्राउन आ गया था, तो ये एक आयरनी की बात है। क्यों? क्योंकि प्लेसेड का मतलब क्या होता है? काम, जो हमेशा शांत रहता है, कूल रहता है। तो कह रहे हैं कि जो किंग का फेस था बस बहुत काम था, उसके काम फेस पे फ्राउन आ गया यानी गुस्से वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो ये बहुत आयरनी की बात है, विडंबना की बात है, और ये कुछ ऑपोजिट चीज एक ही लाइन में आ गई थी। सेकेंड चीज, लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब मिनिस्टर्स ने बोला, नारा लगाया कि लॉन्ग लिव द किंग, यानी हमारा किंग, हमारा राजा हमेशा जिंदा रहे, अमर रहे, लंबी उम्र जिए। और ये बोल के उन्होंने नूस खींच दिया, यानी कि फांसी के फंदे का जो वायर था वो खींच दिया, एंड द किंग इज डेड। और ये बोल के अपने किंग को फांसी भी दे दी और उसको डेड कर दिया, यानी उसको मार दिया। तो ये कितनी विडंबना की बात है, कितनी आयरनी की बात है, कितनी ऑपोजिट बात है कि एक तरफ आप नारा लगा रहे हो कि लॉन्ग लिव द किंग, किंग हमारा लंबे समय के लिए जिए और मरे ना, और उसी वक्त आप फांसी के फंदे पे उसको लटका रहे हो और वहीं किंग डेड भी हो जाता है। सो दिस इज एन आयरनी। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोम। आपको आई होप सब इजीली समझ में आया होगा, समरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स और पूरी पोम, क्योंकि पोम बहुत लाइट पोम थी और रिफ्रेश करने वाली पोम थी जिसमें आपको हंसने का भी कई बार मौका मिला होगा। और चिल्ड्रन, इसी टॉपिक से, इसी समरी से हम हमारी स्नैपशॉट्स बुक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का राइटिंग स्किल्स। अगर आपको राइटिंग स्किल्स समझना है कि राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं, कैसे राइटिंग स्किल्स की जो टिप्स हैं वो हम यूज़ करके हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और राइटिंग स्किल्स में अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 11th क्लास के सिलेबस में हैं, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन राइटिंग स्किल्स के बारे में। ऑल्सो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में, और उन पर भी एक सेपरेट, हर वीडियो, हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। सो चिल्ड्रन, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।